प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो हम एपिसोड की शुरुआत में 9वीं कक्षा में पढ़ेंगे गणित का अध्याय हीरोन का सूत्र। हम इस अध्याय का चौथा भाग देखेंगे आज और साथ ही उन पर आधारित कुछ रोचक प्रश्नों को भी हल करेंगे। साथ ही 11वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे गणित का अध्याय त्रिकोणमितीय फलन। हम इस अध्याय का छठा भाग देखेंगे आज और साथ ही उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम हीरोन का सूत्र अध्याय का भाग 4 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था हीरोन के सूत्र पर आधारित प्रश्न। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि किस तरह हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक चतुर्भुज है ABCD। क्या आप इस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? अभी आपको लग रहा होगा कि आप नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन अगर मैं इस चतुर्भुज को 2 भागों में बांट दूं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक भाग में है ABD और दूसरे भाग में है BDC, तो क्या अब आप इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? जी हाँ, अब आप इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल को और त्रिभुज BCD के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो आपको चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। यानी कि आप किसी भी चतुर्भुज को 2 भागों में बांटकर उसके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, एक पार्क चतुर्भुज ABCD की आकार का है जिसमें कोण C बराबर है 90 डिग्री के, AB बराबर है 9 मीटर के, BC बराबर है 12 मीटर के, CD बराबर है 5 मीटर के और AD बराबर है 8 मीटर के। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न की हल की ओर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हल में हम सबसे पहले यह लिखते हैं कि हमें दिया क्या हुआ है। इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि AB बराबर है 9 मीटर के, BC बराबर है 12 मीटर के, कोण C बराबर है 90 डिग्री के, CD बराबर है 5 मीटर के और AD बराबर है 8 मीटर के। और हमें ज्ञात करना है यह चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो आइए ज्ञात करते हैं हम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले विकर्ण BD को मिलाएंगे। जब हम विकर्ण BD को मिलाएंगे तो हमें यह चतुर्भुज 2 त्रिभुजों में बटा हुआ दिख रहा होगा। पहला है त्रिभुज ABD और दूसरा है त्रिभुज BCD। यहाँ पर अब आप देख पा रहे होंगे कि त्रिभुज BCD जो है वो एक समकोण त्रिभुज है, जिससे कि हम BD का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम BD का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो कि बराबर होगा वर्गमूल BC का वर्ग योग CD का वर्ग। तो BC दिया हुआ है यहाँ पर हमें 12 मीटर और CD दिया गया है 5 मीटर, जिसे हम प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें मिल जाएगा BD बराबर वर्गमूल 12 मीटर का वर्ग योग 5 मीटर का वर्ग।
जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 169 मीटर वर्ग, यानी कि BD मिल गया है हमें 13 मीटर। तो चलिए अब हम ज्ञात करेंगे दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, जो कि बराबर होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई के। क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल हम इस सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर आधार और ऊंचाई के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें मिल जाएगा त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने 12 गुने 5 मीटर वर्ग, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 30 मीटर वर्ग, यानी कि त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर है 30 मीटर वर्ग के। चलिए अब हम ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल ABD का। त्रिभुज ABD की भुजाएं 9 मीटर, 8 मीटर और 13 मीटर की है। तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि A बराबर है हमारा 9 मीटर के, B बराबर है हमारा 8 मीटर के और C बराबर है हमारा 13 मीटर के। तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं अर्ध परिमाप त्रिभुज ABD का, जो कि बराबर होगा 9 योग 8 योग 13 बटे 2 मीटर, यानी कि 30 बटे 2 मीटर, जिसे हम हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा अर्ध परिमाप त्रिभुज ABD का, जो कि बराबर होगा 15 मीटर के। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास S घटा A का मान आ रहा है 15 घटा 9 मीटर, जो कि बराबर है 6 मीटर के। S घटा B का मान आ रहा है 15 घटा 8 मीटर, यानी कि 7 मीटर। S घटा C का मान आ रहा है 15 घटा 13 मीटर, यानी कि 2 मीटर। तो अब हमारे पास S का मान भी है, S घटा A का मान भी है, S घटा B का मान भी है और S घटा C का मान भी है। तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, जो कि बराबर होता है वर्गमूल S गुने S घटा A गुने S घटा B गुने S घटा C। जब हम यहाँ पर इन सभी के मानों को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 15 गुने 6 गुने 7 गुने 2 मीटर वर्ग, जिसे हम लिख सकते हैं वर्गमूल 5 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 2। यहाँ पर हमने 15 को लिखा है 5 गुने 3, 6 को लिखा है 2 गुने 3, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 3 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 5 मीटर वर्ग, जिसे हम प्रायः हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 गुने 2 गुने वर्गमूल 7 गुने 5 मीटर वर्ग। यहाँ पर हमने वर्गमूल 3 गुने 3 को लिखा है 3 और वर्गमूल 2 गुने 2 को लिखा है 2, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6 गुने वर्गमूल 35 मीटर वर्ग, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6 गुने 5.9160 मीटर वर्ग, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 35.4964 मीटर वर्ग। तो हमारे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल जो हमने प्राप्त किया है वो है 35.4964 मीटर वर्ग। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, जो कि हमें प्राप्त होगा जब हम त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे त्रिभुज BCD के क्षेत्रफल से। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है। हमें प्राप्त हो रहा है 30 योग 35.4964 मीटर वर्ग, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 65.4964 मीटर वर्ग। तो हमारे पास ABCD का क्षेत्रफल आ रहा है 65.4964 मीटर वर्ग, यानी कि 65.50 मीटर वर्ग लगभग। तो इस तरह हमने हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में दिए गए हैं, जिन्हें आप जरूर हल करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित का अध्याय त्रिकोणमितीय फलन भाग 6। तो आइए पढ़ने से पहले हम एक बार नजर डालते हैं कि आज हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्यापक तथा मुख्य हल के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय प्रमेय। तो आइए शुरू करते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण से। एक चर राशि में त्रिकोणमितीय फलनों वाले समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। मतलब यदि कोई समीकरण ऐसी है जिसमें चर राशि है तथा त्रिकोणमितीय फलन का प्रयोग हो रहा है, तब उस समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। आइए हम इसका उदाहरण देखते हैं जो इस प्रकार है। sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। यहां पर आप देख सकते हैं कि sin और cos ये त्रिकोणमितीय फलन है, जबकि x एक चर राशि है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और त्रिकोणमितीय समीकरण का हल देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं व्यापक हल के बारे में। व्यापक हल को इंग्लिश में जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। त्रिकोणमितीय समीकरण का हल जो समीकरण को संतुष्ट करता है, त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं और उसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के रूप में हम लिखते हैं sin x बराबर 0। अब हम इस समीकरण का व्यापक हल देखेंगे। व्यापक हल का अर्थ है x का मान ज्ञात करना। तो उसके लिए सबसे पहले हम निर्देशांक देखते हैं, जहां पर 0 पर और पाई पर sin x का मान 0 होता है और इसी तरह 2 पाई पर भी sin x का मान 0 होता है। और इस तरह अगर हम इस निर्देशांक पर कोण को घुमाते जाएंगे तो हमें अनंत कोण मिलते जाएंगे और इसीलिए x का मान हम n पाई लिख सकते हैं, जहां n का मान होता है 0, 1, 2, 3 या इसी तरह -1, -2, -3। इसलिए n बिलोंग्स टू r, जहां पर r रियल नंबर है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और मुख्य हल पर नजर डालते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण का हल, जिसके लिए x का मान 0 और 2 पाई के बीच में होता है, समीकरण का मुख्य हल कहलाता है। अर्थात मुख्य हल के अनुसार चर का मान 0 और 2 पाई के बीच में ही होना चाहिए। उसके अलावा हम किसी भी मान को मुख्य हल के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। तो आइए हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में हम फिर से sin x बराबर 0 लेते हैं। अब यहाँ पर x का मान सिर्फ 0 और 2 पाई के बीच में हो सकता है, इसलिए x के कुल 3 मान होंगे जो इस तरह से हैं। x बराबर 0, पाई, 2 पाई और यही तीनों मान इस समीकरण के मुख्य हल कहलाएंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और मुख्य हल ज्ञात करने के तरीकों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले फलन का मान ज्ञात करके उसके लिए चतुर्थांश की पहचान करते हैं। उसके बाद चतुर्थांश के अनुसार कोण का मान ज्ञात किया जाता है। मतलब सबसे पहले हम समीकरण के अनुसार यह ज्ञात करते हैं कि किस चतुर्थांश में यह मान होगा और फिर उस चतुर्थांश के अनुसार
हम यह ज्ञात कर लेते हैं कि कोण का मान क्या होगा, और कोण का मान ही हमारे समीकरण का मुख्य हल कहलाता है। तो आइए अब आगे चलते हैं और इसके लिए हम उदाहरण देखते हैं और जानते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करना। तो आइए देखते हैं। यहां पर हमने लिया है sin x बराबर √3/2। अब इसके लिए हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं कि sin x का ये मान किस चतुर्थांश में होगा। तो sin x का मान धनात्मक है, और sin x का मान धनात्मक सिर्फ पहले और दूसरे चतुर्थांश में होता है, इसलिए कोण का मान 0 से पाई के बीच में ही होगा। तो आइए देखते हैं। हम sin x का मान इस तरह से लिख सकते हैं, sin π/3 √3/2, या फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, sin π - π/3 √3/2, जिसे इस तरह भी लिखा जा सकता है, जो कि है sin 2π/3 √3/2। और इस तरह हमें इस समीकरण के दो हल मिल जाते हैं, जो कि है π/3 और 2π/3। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि समीकरण के व्यापक हल हैं π/3 एंड 2π/3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा उदाहरण देखते हैं, जो कि इस तरह से है, tan x बराबर -1/√3। अब यहां पर tan x का मान माइनस में है, और tan x का मान माइनस में सिर्फ दूसरे और चौथे चतुर्थांश में होता है। और इस समीकरण को हम इस तरह भी हल कर सकते हैं, जिसके लिए हम लिखते हैं tan π/6 1/√3। यहां पर 1/√3 धनात्मक है, तो ऋणात्मक बनाने के लिए हम लिखेंगे tan π - π/6 -tan π/6, जिसे हम लिख सकते हैं tan 5π/6 -1/√3। और यहां पर हम एक और समीकरण लिख सकते हैं, जो कि है tan 2π - π/6 बराबर -1/√3। और इस तरह हमें समीकरण मिलती है tan 11π/6 -1/√3। और इस तरह हमें कोण मिलते हैं 5π/6 और 11π/6। और हम लिख सकते हैं कि समीकरण के व्यापक हल हैं 5π/6 और 11π/6। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और त्रिकोणमितीय प्रमेय पर नजर डालते हैं। प्रमेय को इंग्लिश में कहते हैं थ्योरम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रमेय 1। इसके अनुसार वास्तविक संख्या x तथा y के लिए यदि sin x बराबर sin y होगा, तो x का मान होगा n π प्लस -1 की पावर n इंटू y, जहां n बिलोंग्स टू z, जहां पर z इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइए हम इस प्रमेय का हल देखते हैं, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं sin x बराबर sin y, जिसे लिखा जा सकता है sin x - sin y 0। अब हम त्रिकोणमितीय सूत्र का प्रयोग करके लिख सकते हैं 2 cos x plus y/2 into sin x minus y/2 is equal to 0। अब इस समीकरण को संतुष्ट करने के लिए या तो cos x plus y/2 का मान 0 होगा, और या sin x minus y/2 का मान 0 होगा। और इसके अनुसार हम कोण का मान इस तरह लिख सकते हैं, जहां x plus y/2 है 2n plus 1 into π/2, और x minus y/2 है n π, जहां n belongs to z। अब हम इन दोनों समीकरण को x के मान के रूप में लिखते हैं, जो कि इस तरह से हैं
और इन समीकरण को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जिसमें पहली समीकरण होगी x बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस -1 की पावर 2n प्लस 1 इंटू वाई, और दूसरी समीकरण होगी x बराबर 2n पाई प्लस -1 की पावर 2n इंटू वाई। अब यदि हम इन दोनों समीकरण को साथ में देखें तो हम x का मान लिख सकते हैं x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, जहां n बिलोंग्स टू z, और यही प्रमेय 1 कहलाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और प्रमेय 2 पर नजर डालते हैं, जिसके अनुसार वास्तविक संख्या x तथा y के लिए यदि cos x बराबर cos y है तो x का मान होगा 2n पाई प्लस माइनस y, जहां n बिलोंग्स टू z। अब इसके लिए भी हम सबसे पहले cos x बराबर cos y लेते हैं, जिसे हम लिखते हैं cos x माइनस cos y बराबर 0, और उसके लिए हम सूत्र लिखते हैं -2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2 बराबर 0। और इस समीकरण को संतुष्ट कराने के लिए हम लिखते हैं sin x प्लस y बाई 2 बराबर 0 या sin x माइनस y बाई 2 बराबर 0। अब इन समीकरण के लिए हम कोण के मान इस तरह लिख सकते हैं, जहां पर हम x के मान लिखते हैं x बराबर 2n पाई माइनस y और x बराबर 2n पाई प्लस y, जिसके अनुसार हमें दोनों समीकरण का हल मिलता है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y, जहां n बिलोंग्स टू z, और यही कहलाती है प्रमेय 2। चलिए आइए प्रमेय 3 पर नजर डालते हैं, जिसके अनुसार यदि x और y पाई बाई 2 के विषम गुणांक नहीं है और tan x बराबर tan y है तो x का मान होगा n पाई प्लस y, जहां n बिलोंग्स टू z। तो आइए देखते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं tan x बराबर tan y, मतलब tan x माइनस tan y बराबर 0, जिसको हल करके इस तरह लिखा जा सकता है। और इसके लिए हम लिख सकते हैं sin x cos y माइनस cos x sin y इज इक्वल टू 0, जो कि त्रिकोणमितीय का एक सूत्र है, जिसे हम लिखते हैं sin x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कोण का मान होगा x माइनस y इज इक्वल टू n पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू z, और इस तरह हमें मिलता है x बराबर n पाई प्लस y, जहाँ n बिलोंग्स टू z, और यही प्रमेय 3 कहलाती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में, उसके बाद हमने जाना त्रिकोणमितीय समीकरण का हल, तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा त्रिकोणमितीय प्रमेय के बारे में। तो आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे गणितीय आगमन का सिद्धांत। धन्यवाद। आशा करती हूँ आज के एपिसोड में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा गणित का अध्याय हीरोन का सूत्र, और साथ ही 11वीं कक्षा में भी पढ़ा गणित का अध्याय त्रिकोणमितीय फलन। अब हम देखेंगे कि हम कल क्या पढ़ेंगे। तो हम कल 9वीं कक्षा में पढ़ेंगे साइंस का अध्याय उतक, और 11वीं कक्षा में पढ़ेंगे फिजिक्स का अध्याय समतल में गति। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।